शाम को 6:30 या 6:45 बजे मैं अरशे पर निकल आया। मौसम कोहर आलूद था, इसलिए जहाज पर रोशनियां कर दी गई थी। एनके के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी कि लूटमार का त्योहार वहां कैसा गुजरा। दिल तो चाहता था कि एनके जाकर कुछ वक्त गुजारूं। तहजीब मेलकम एक्स से ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करने का ख्याल भी आया। फिर ये सोचकर इरादा मुलतवी कर दिया कि ऐसा कोई काम क्यों किया जाए जो खामखा दूसरों के लिए शुबे का बायस बने। हालात अभी मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में नहीं थे। एक खास बात मैंने ये महसूस की थी कि इस मिशन की तमाम जिम्मेदारियां मेरे सुपुर्द करने के बाद मार्शल पर मौजूद तारीना हार्डो के नुमाइंदे बिल्कुल बेपरवाह हो गए थे। मुमकिन है उन लोगों को मेरी इस तरह शमूलियत पसंद न आई हो। मैं न जाने कब तक रेलिंग के सहारे खड़ा समंदर की लहरों को देखता रहा। वापस पलटा तो देखा कि जेनिस मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, आओ जेनिस, आओ बैठकर बातें करेंगे कुछ देर। ये कहकर मैं ओपन एयर रेस्टोरेंट की जानिब चल दिया। रास्ते में मुझे शेरी केंट का ख्याल आया तो मैं ठिठक कर रुक गया। जेनिस ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। क्यों? मैंने कहा, जेनिस, हम रेस्टोरेंट में नहीं बैठेंगे, कोई और पुरसुकून गोशा तलाश करते हैं। रेस्टोरेंट में कुछ लोग बिला वजह परेशान करते हैं, खास तौर से मिस्टर केंट की बीवी शेरी। जेनिस ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। इत्तेफाक से उस वक्त मेरी नजर उसके चेहरे पर ही थी। उसने झिझक कर निगाहें झुका लीं, लेकिन उसके देखने के अंदाज में कोई ऐसी ही बात थी कि मुझे चौंकना पड़ा। मैंने उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा, क्यों जेनिस, तुम कुछ कहना चाहती थी? ये कहकर मैं अरशे पर एक गोशे में रेलिंग से टिक गया। जेनिस ने जल्दी से कहा, नहीं मिस्टर अली, कोई बात नहीं, बस मौसम के बारे में सोच रही थी। मैंने कहा, तुम अगर बोरियत महसूस कर रही हो जेनिस, तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगा। कोई खास काम भी नहीं है मुझे तुमसे, मैंने खुरदरे से लहजे में कहा, और जेनिस अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने अपना रुख उसकी तरफ तब्दील कर लिया। उसने कहा, आप कुछ नाराज हो गए मिस्टर अली? मैंने कहा, नहीं, इसे नाराजी न कहो, हम लोग अजनबी हैं, जरूरत के अलावा और क्या गुफ्तगू कर सकते हैं। वो बोली, किसी की जातियात के बारे में कुछ कहना मुनासिब होता है क्या? मैंने कहा, यह फैसला खुद ही किया जाता है। मेरी बात पर वो मुस्कुराती। चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखते हुए मुस्कुराती रही, फिर बोली, वो बुरी औरत है। बोल रही हूं तो अब खुलकर ही बोलूंगी। बहुत बुरी औरत है वो। हैंसल ग्रीन का आज तक कोई पता नहीं चल सका। वो इसी का शिकार हुआ था। उसे किसी ऐसी जगह डुबो कर मारा गया है जहां से उसकी हड्डियां भी दस्तयाब नहीं हो सकी। मैंने पूछा, कौन था वो? जेनिस ने कहा, मिस्टर केंट का असिस्टेंट और उनकी बीवी का मंजूर नजर। मैंने कहा, शेरी का? जेनिस बोली, हाँ, और ये बात सब जानते हैं। मैंने पूछा, लेकिन शेरी ने उसे क्यों खत्म किया? जेनिस ने कहा, इसलिए कि वो उसे पसंद नहीं करता था। और फिर वो इधर उधर देखने लगी। मैंने पूछा, ये शुबा सिर्फ तुम्हें है या दूसरे लोगों का भी यही ख्याल है? वो बोली, खुद मिस्टर केंट भी इसी शुबे का शिकार हैं। मैंने अपने कानों से उनकी गुफ्तगू सुनी है, लेकिन शेरी उन पर हावी है। मिस्टर केंट उन लोगों में से हैं जो बीवियों से डरना जरूरी समझते हैं। मैंने सवाल किया, इस कत्ल के सिलसिले में छानबीन नहीं हुई? जेनिस ने कहा, हुई थी, लेकिन कत्ल साबित कहाँ हुआ? वो तो लापता था। ओह, मिस्टर मोर आ रहे हैं। ये कहकर उसने गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। शेरी की शख्सियत का ये नया पहलू मेरे इल्म में आ गया था। कुछ अजीब सी औरत थी, ज़हनी मरीजा मालूम होती थी, लेकिन ये भी क्या जरूरी था कि उन लोगों का अंदाजा दुरुस्त हो? मोर किसी खास मकसद से नहीं आया था। थोड़ी देर मेरे पास रुककर इधर उधर की बातें करने लगा, फिर आगे बढ़ गया। मैं बहुत से ख्यालात जहन में लिए रेलिंग से टिका सोचता रहा। सुलीता और फारनूस का ख्याल कई बार जहन में आया। शॉर्टो की हिदायत भी याद आई। फिर ख्याल आया कि अब कुछ होना चाहिए। अगर यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो मेरी हालत भी उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं होगी जो आज तक हायल जोशियों के खिलाफ यहाँ मसरूफ़ अमल रहे हैं। मैं वापस अपने कैबिन की जानिब चल पड़ा, लेकिन अभी कैबिन के नजदीक पहुंचा भी नहीं था कि दफतन चौंकना पड़ा। यकीनन वो शेरी ही थी, तैराकी के मुख्तसर से लिबास में मलबूस। उसने दोनों हाथों में रबर की एक छोटी सी कश्ती उठा रखी थी जिसमें पूरी तरह हवा भरी हुई थी। वो इंजन रूम के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ निगाहों से ओझल हो गई। मेरे जहन में अचानक एक बर्क सी कौंध गई। दूसरे ही लम्हे में अपने कैबिन की तरफ भागा। कैबिन में पहुंचकर निहायत अफरा तफरी के आलम में जिस कदर जल्द मुमकिन हो सकता था मैंने स्विमिंग सूट पहना और हर तरह से तैयार होकर बाहर निकल आया। अर्श पर पहुंचकर मैंने तारीक बादलों की छांव में इधर उधर निगाह दौड़ाई तो शेरी की छोटी सी कश्ती जहाज के मुखालिफ समत तैरती हुई नजर आ गई। बस एक जिद सी जहन पर सवार हो गई थी, वरना उस कोहर आलूद रात में समंदर में उतरना मुनासिब नहीं था। मैं निहायत खामोशी से पानी में उतर गया और थोड़ा फासला रखकर उस कश्ती का ताक़ुब करने लगा। मैं बहुत महतात और चौकन्ना रहकर तैर रहा था। मैंने सुन रखा था कि उस इलाके में आदमखोर मछलियां भी पाई जाती हैं,
लिहाजा किसी भी लम्हे मुझे कोई खतरा पेश आ सकता था। लेकिन शेरी के बारे में मेरे जहन में जो शुबहात पैदा हो गए थे, उनकी वजह से मुझे ये खतरा मोल लेना ही पड़ा। ये ताक़ुब बहुत ज्यादा तवील नहीं साबित हुआ। रबर की कश्ती एक छोटे से टापू की तरफ बढ़ रही थी, जिस पर कुछ दरख्तों के हजूले नजर आ रहे थे। टापू के नजदीक पहुंचकर शेरी कश्ती से उतर गई और कश्ती को उठाकर रेत पर डाल दिया। मैं भी निहायत एहतियात से साहिल पर पहुंच गया और शेरी पर निगाह जमाए हुए उसका ताक़ुब करने लगा। शेरी चंद लम्हे रेत पर खड़ी इधर उधर देखती रही। मैंने उस वक्त अपने आप को एक जगह साकित कर लिया था। फिर वो वहां से आगे बढ़ गई। इस छोटे से टापू को मैंने दिन की रोशनी में देखा था। ये वाहिद टापू था जो मार्शल से बहुत ज्यादा करीब था। शेरी वहां से आगे बढ़ी और थोड़ी देर के बाद वो एक दरख्त के नजदीक पहुंच गई। चंद लम्हे दरख्त की आड़ में रहने के बाद जब वो दोबारा आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि वो अब एक बाकायदा लिबास में मलबूस हो चुकी थी। ये लिबास वो साथ लाई थी या यहीं से उसने हासिल किया था, ये मैं नहीं समझ सका। शेरी का ताक़ुब फिर से शुरू हो गया। वो दरख्तों के उस झुंड की जानिब जा रही थी जो एक छोटी सी खाड़ी में नजर आ रहा था। खाड़ी के किनारे दरख्तों से ढके हुए थे। शेरी वहां एक चट्टान पर बैठकर कुछ करने लगी। मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में आगे बढ़कर उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। तब मुझे शेरी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी और ये अंदाजा लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि वो ट्रांसमीटर पर किसी से गुफ्तगू कर रही है। खाड़ी में मुझे एक छोटी सी सफेद मोटर बोट डोलती नजर आ रही थी जो रस्से के जरिए एक दरख्त के तने से बंधी हुई थी। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में एक नया ख्याल आया। मैंने इधर उधर देखा और फिर फुर्ती से स्याह और बदशक्ल चट्टानों की आड़ लेता हुआ खाड़ी के निचले हिस्से में उतरने लगा। फिर मुझे पानी में उतरना पड़ा था क्योंकि उसके बगैर मैं मोटर बोट तक नहीं पहुंच सकता था। मोटर बोट के किनारे पकड़कर सिर्फ एक लम्हे के लिए मैं ऊपर उभरा और फिर मोटर बोट में उतर गया। अब मुझे छुपने के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां से मुझे देखा न जा सके, और ये जगह सिवाय उस छोटे से रस्सियों के ढेर के और कोई नहीं हो सकती थी जो एक समत पड़ा हुआ था। रात की तारीकी न होती तो रस्सियों का ये ढेर भी मुझे छुपाने में नाकाम रहता क्योंकि उसका हजम ज्यादा नहीं था। मैं रस्सियों के ढेर के साथ इस तरह मुड़ तुड़ कर लेट गया कि बादी नजर में मुझे न देखा जा सके। रस्सियों को मैंने अपने ऊपर किसी हद तक फैला लिया था। इम्कान यही था कि शेरी उस मोटर बोट पर जरूर आएगी, लेकिन अगर वो ना आती तो फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला। थोड़ी देर के बाद ही शेरी संभल कर नीचे उतरती हुई नजर आई और बिलाखिर मोटर बोट तक पहुंच गई। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे पानी से नहीं गुजरना पड़ा क्योंकि मोटर बोट एक दरख्त के सहारे बंधी हुई थी। उसने रस्सी खोली और फिर इंजन स्टार्ट करके बोट आगे बढ़ा दी। मैं अपने आप को अच्छी तरह से संभाले हुए था। उस वक्त इसका भी मौका नहीं था कि गर्दन उठाकर अतराफ का जायजा ले सकूं। खामोश उसी जगह सांस रोके पड़ रहा। मोटरबोट का सफर थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। इंजन बंद हो चुका था। फिर वो एक हल्के से झटके से रुक गई। शेरी नीचे उतरी और उसने जोर लगाकर बोट को रेत पर चढ़ा दिया। फिर वो बोट से आगे बढ़ गई। मैं चाहता था कि वो कुछ दूर निकल जाए तब बाहर निकलूं। इसके लिए चंद लम्हे मुझे इंतजार करना पड़ा। फिर मैं भी मोटरबोट से बाहर निकल आया। उस जजीरे को देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि ये जगह मेरे लिए अजनबी नहीं है। शॉर्टो के साथ मैं यहाँ आ चुका था और यहीं मेरी मुलाकात फारनूस और सोलीता से हुई थी। शेरी मेरी निगाह में और पुरस्कार हो गई। वो दरख्तों में गुम हो गई थी। मैं एक समत इख्तियार करके आगे बढ़ गया और उसे तलाश करता हुआ काफी दूर निकल आया। दरख्तों के झुंड, उनके दरमियान चट्टाने, लेकिन शेरी कहीं नजर नहीं आई। बोट से उतर कर न जाने उसने कौन सी समत इख्तियार की थी। इतनी दूर तक आने के बावजूद उसके नजर न आने का मतलब यही हो सकता था कि मैंने सही समत नहीं इख्तियार की है। मैं रुककर इधर उधर देखने लगा। फजा खासी कोहर आलूद थी। अंधेरी रात में ज्यादा दूर तक देखना वैसे भी मुमकिन नहीं था। मैंने समत बदलने का फैसला कर लिया। मेरे लिए अब ये मालूम करना बहुत जरूरी हो गया था कि वो यहाँ क्या करने आई है। फारनूस के उससे राब्ते का अंदाजा तो उसके यहाँ आने से ही हो गया था। मैं एक चट्टान से नीचे उतरा ही था कि दफतन एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही चट्टान की चंद किरचियां टूट कर बिखर गईं। ये हल्की सी आवाज किसी कदर मोहलक खतरे का सबब थी। इसका अंदाजा पहले नहीं हो सका था, लेकिन अब मैं उसे अच्छी तरह समझ चुका था। दूसरी आवाज उभरी और गोली मेरे पैरों के बिल्कुल करीब जमीन से टकराई। मैंने बंदरों की तरह छलांग लगाई और फिर जहां गिरा था वो जगह भी फौरन ही छोड़ दी, वरना यकीनन 2 गोलियां मेरे जिस्म में पैवस्त हो चुकी थी। उसके बाद ही एक तेज सफेद रोशनी चमकी और मादूम हो गई। इस बार पलक झपकने की देर करता तो यकीनन उस साइलेंसर लगी राइफल का निशाना बन जाता जो मुसलसल मुझ पर गोलियां बरसा रही थी। अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं थी कि बस अपनी जान की फिक्र करूं, क्योंकि मुझे देख लिया गया था। जहां रुकने की कोशिश करता तो घेर लिया जाता।
चुनाचे बंदरों की तरह कलांचे मारता हुआ बोट की तरफ दौड़ा और उसके नजदीक पहुंचते ही उसमें कूद गया। तेज रोशनी कई बार चमकी और मैं हर बार उसकी जद में आया, लेकिन राइफल की गोलियां मुझे निशाना न बना सकी। मोटर बोट पहली कोशिश में स्टार्ट हो गई और मैंने उसे पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। मुमकिन है ताक़ुब किया गया हो, लेकिन मैं उसका अंदाजा नहीं कर सका। मैं समंदर में दूर निकल आया था। समंदरी रास्तों के बारे में मेरी मालूमात कुछ नहीं थी और फिर यूं भी रात तारीक और कोहर आलूद थी, इसलिए सही समत नहीं तलाश कर सकता था। बहरहाल अपने तौर पर कोशिश कर रहा था कि सही समत तलाश कर लूं, लेकिन उसमें सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। बिलाखिर काफी देर के बाद मार्शल नजर आया। उसे अच्छी तरह पहचानने के बाद मैंने बोट का रुख उसकी मुखालिफ समत कर लिया और पानी में छलांग लगा दी। अब बोट का कुछ भी हशर हो, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता था। मैं मार्शल की तरफ तैरता रहा और फिर ऊपर पहुंच गया। मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। कैबिन में दाखिल होकर मैंने सुकून की गहरी सांस ली, फिर लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर लेट गया। शेरी पहली मुश्तबा शख्सियत, लेकिन वो केंट की बीवी है। क्या केंट भी? मैंने सोचा। अगर ऐसा है तो फिर मेरी कामयाबी मुश्तबा है। केंट किसी तरह मुझे इस मिशन में कामयाब नहीं होने देगा। इस तरह मार्शल पर रहकर काम करना तो वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ होगा। इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर तहजीब का ख्याल आया और बेख्तियार दिल चाहा कि उससे बात करूं। ट्रांसमीटर ऐसी महफूज जगह छुपाया था मैंने कि उसे तलाश करना किसी दूसरे के लिए नामुमकिन था। उसे निकाल कर मैंने ऑन कर दिया और तहजीब को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से काफी देर के बाद तहजीब की आवाज सुनाई दी। हेलो अली? मैंने कहा हाँ तहजीब, मैं ही बोल रहा हूँ। सॉरी बेवक्त तुम्हें जगा दिया। उसने कहा अफसोस तो मुझे है अली कि मैं सो गई थी। तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे मुखातिब कर लिया। तुमसे बातें करने को बहुत जी चाह रहा था। मैंने पूछा कोई खास बात तो नहीं है तहजीब? वो बोली तुमसे बातें करना खास बात नहीं है क्या? वैसे दूसरी कोई खास बात नहीं है, कोई पैगाम हो तो बताओ। मैंने कहा अभी नहीं तहजीब, चंद रोज और गुजर जाने दो, उसके बाद मैं मैडम हार्डो को रिपोर्ट पेश कर दूंगा। उसने पूछा कैसी गुजर रही है मार्शल पर? मैंने कहा बोरिंग, समंदर गर्दी के अलावा कोई काम नहीं है। बोली कामयाबी की कोई उम्मीद? मैंने कहा अभी तक नहीं, अब इतना आसान भी नहीं है। वो बोली मैडम मार्टिना ने जोशियों के बारे में कुछ बातें बताई हैं, मैं तुम्हें उनसे आगाह करना चाहती हूँ। मैंने दिलचस्पी से पूछा हाँ हाँ कहो तहजीब। बोली उसके बारे में दावे से ये बात नहीं कही जा सकती कि वो इस इलाके में ही रहता है। एनके में अक्सर सौदे उसके नाम से होते हैं, लेकिन आज तक वो किसी की निगाह में नहीं आया। दुनिया के बहुत से ममालिक उससे राब्ता रखते हैं और अक्सर बहुत बड़े बड़े लोग उससे मुलाकात करने आते हैं। मैंने कहा एक मिनट तहजीब, अगर कोई उससे मुलाकात करने यहाँ आता है तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो इसी इलाके में रहता है? तहजीब ने इस बात का कोई जवाब न दिया। मैंने कहा हेलो हेलो तहजीब। बोली हाँ मैं इस बात पर गौर कर रही थी। वाकई ये तो दिलचस्प बात है, लेकिन उसका कोई सूरत आशना आज तक नहीं मिल सका। मैंने कहा ये दूसरी बात है, मैडम मार्टिना हमारे मिशन के बारे में क्या कहती हैं? तहजीब ने कहा खुद उन्होंने उस पर कोई तबसरा नहीं किया, अलबत्ता हर ताउन की पेशकश की है। मैंने कहा अभी ऐसी कोई जरूरत तो पेश नहीं आई, अगर हुई तो जरूर उन्हें तकलीफ दी जाएगी। वैसे उनके साथ तुम्हारी कैसी गुजर रही है? वो बोली बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मैंने कहा ठीक है तहजीब, तुम आराम करो, खुदा हाफिज। ये कहकर मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। उसके बाद भी देर तक नींद नहीं आई। बेशुमार ख्यालात जहन को परागंदा करते रहे। दूसरे दिन सुबह को काफी देर में आंख खुली। जेनिस ने आकर जगाया था। देर तक सोते रहने की वजह से उसने पूछा तबीयत तो ठीक है आपकी मिस्टर अली? मैंने कहा बस जेनिस, आंख नहीं खुली। जरूरियात जिंदगी से फारिग होने के बाद मैं बाहर निकल आया। मोर से मुलाकात हुई तो उसने कहा मैं तुम्हारी तलाश में था अली, आओ केंट तुम्हें याद कर रहा है। मैंने कहा खैरियत? उसने कहा हाँ कोई खास बात है शायद। जहाज का सेकंड ऑफिसर केंट अपने मनसबी लिबास में था और एक बड़े कैबिन में मेज के पीछे बैठा किसी फाइल की वर्करदानी कर रहा था। मुझे देखकर उसने किसी गर्मजोशी का मुजाहिरा नहीं किया, बस सरसरी अंदाज में मुझे देखते हुए एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मोर भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो बोला डिपार्टमेंट ने आपको मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए हैं मिस्टर अली, इसलिए मैं आपसे आपकी मसरूफियात के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसके साथ ही कुछ और जिम्मेदारियां भी मुझ पर आयद होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने प्रोग्राम से आगाह करते रहें ताकि आपके तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम किया जाता रहे। मैंने कहा डिपार्टमेंट ने मुझे जो इख्तियारात दिए हैं मिस्टर केंट, मैं उन्हें एक सानवी हैसियत देता हूँ। दर हकीकत मैं आपके जरिए ही काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। आपको जब भी मौका मिले आप मेरी रहनुमाई करें। केंट ने कहा मेरा ख्याल था कि आप ये बात पसंद नहीं करेंगे। उसका अंदाज कुछ बदल गया था। मैंने कहा नहीं मिस्टर केंट, ऐसी बात नहीं है। वो बोला तो मुझे बताइए इस सिलसिले में आपने अब तक क्या किया है? मैंने कहा समंदर गर्दी के अलावा कुछ भी नहीं।
मैं अभी जहां का जायजा ले रहा हूं, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। उसने कहा, गोया कोई अंदाजा नहीं लगा सके आप। मैंने कहा, हाँ, अभी तक कुछ भी नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। मुमकिन है जल्द ही कोई कामयाबी नसीब हो जाए। केंट ने कहा, इम्कानात पैदा हुए हैं। मैंने कहा, फिलहाल कोई बात यकीन से नहीं कह सकता। आज रात भी मेरी मुहिम जारी रहेगी। केंट ने कहा, मेरी पेशकश है मिस्टर अली के मुझसे राब्ते में रहें और इस सिलसिले में जो भी जरूरत पेश आए उसमें तकल्लुफ न करें। मैंने कहा, यकीनन मिस्टर केंट। उसने पूछा, रात का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, बस अभी तय नहीं किया, लेकिन आज सारी रात मसरूफ रहूंगा। केंट पुरख्याल निगाहों से मुझे देखने लगा। बात का माहौल बहुत खुशगवार रहा। थोड़ी देर के बाद मैं वहां से चला आया। जहन में बहुत से ख्यालात थे उन लोगों के बारे में। शायरी मुश्तबा हो चुकी थी। उसके बाद ये सोचना कि उसका शौहर केंट इस सिलसिले में मुखलिस होगा हिमाकत की बात थी। तारीना हार्डो ने अपने मिशन के सिलसिले में जिन लोगों का इंतखाब किया था वो काबिल एतमाद नहीं थे। फिर कामयाबी किस तरह मुमकिन होती? मैं ये नहीं कह सकता कि बजाते खुद तारीना हार्डो कैसी जहनी सलाहियतों की मालिक है। शख्सियत का शानदार होना सलाहियतों की नुमाइंदगी तो नहीं करता। अगर ये केस मुकम्मल तौर पर किसी के जिम्मे कर दिया गया है तो फिर ये बात खुलकर कही जा सकती थी कि तारीना हार्डो उसकी अहल नहीं थी। इतनी नाकिस मंसूबाबंदी कभी कामयाबी से हमकनार नहीं कर सकती थी। मेरा मसला ये नहीं था कि मैं तारीना हार्डो के लिए काम करूं, बल्कि मेरे जहन में तो सिर्फ वही गुबार था। मैं अपनी जात में एक अलग दुनिया बसाए हुए था। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन, शतीला कैंप, बारूद के इलाकों में बसने वाले फ़लस्तीन के बेघर अफराद मेरी मंजिल का निशान थे और मैं जब भी उनकी जानिब निगाह उठाता मेरे वजूद में चिंगारियां सुलगने लगती। मुझे सहूनी अजाइम के बुलंद मीनार नजर आते। मैं तो सिर्फ उन मीनारों को गिराने वालों में से था। किसी की खुशनुदी, किसी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने सीने में भड़कती हुई आग को ठंडा करने के लिए। बिलाशुबा इसराइल को बड़ी बड़ी ताकतों की पुश्त पनाही हासिल थी और उसके मुकाबिल फलस्तीनी अवाम हर चंद बहुत सी हमदर्दियां हासिल कर चुके थे, लेकिन उनके वसाइल अब भी इसराइल के मुकाबले में कुछ नहीं थे। ऐसे हालात में अगर इस खतरनाक मुल्क को कुछ और खतरनाक फॉर्मूले मिल जाएं तो वो यकीनन सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। ये तमाम सूरत हाल मेरी निगाहों के सामने थी और उसके बाद तारीना हार्डो या दूसरी कोई शख्सियत बिल्कुल बेमानी होकर रह जाती थी। एक तरह से ये मेरा जाती काम बन जाता था। हाँ, सिर्फ इस बात का सबूत मिल जाए कि इसराइली बराह रास्त इस मामले में मुलव्विस हैं या नहीं। शाम को 6 बजे के करीब शॉर्टो मिल गया। वो मुझसे कुछ फासले पर रेलिंग से टिका खड़ा था। मैं खुद उसकी जानिब बढ़ गया और वो चौंक कर मुअद्दब हो गया। बोला, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास पहुंचने वाला था। आज कोई प्रोग्राम है आपका? मैंने चौंक कर शॉर्टो को देखा, फिर पूछा, तुम्हें कैसे इल्म? वो मुस्कुराया, कुछ चीजों का इल्म हो जाता है। मैंने कहा, क्या मिस्टर केंट की तरफ से कोई इशारा मिला है? शॉर्टो ने इधर उधर देखा और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, ये हकीकत है, लेकिन उस इशारे में बहुत से दूसरे इशारे पिन्हा हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? बोला, मतलब ये कि मैं आपके साथ जाने से इनकार करता हूँ। आज की मुहिम तन्हा आपकी है, लेकिन आप जानते हैं कि आप तन्हा नहीं जाएंगे और आपको तन्हा जाना भी नहीं चाहिए। इतनी जिद करे मुझसे कि मैं मजबूर हो जाऊं, मेरे बगैर आप समंदर में पांव न उतारें, उसने कहा और मैं मुताज्जिबाना अंदाज में उसे देखने लगा। वो बोला, ज्यादा देर रुकूंगा भी नहीं, आपके साथ चलता हूँ। मुझसे मेरे कैबिन ही में मुलाकात कीजिए प्लीज। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया। मैंने उसकी तरफ से रुख ही बदल लिया था। शॉर्टो के अंदाज में कुछ ऐसी बात थी कि मुझे फौरन ही मोहतात हो जाना पड़ा। इस सूरत हाल पर मैं गौर करता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उसके कैबिन की तरफ चल पड़ा। शॉर्टो अपने कैबिन ही में मिला। उसने पुरतपाक अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। फिर बोला, क्या प्रोग्राम है मिस्टर अली? आज आप कहीं जाने का इरादा रखते हैं? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी एक आंख दबा दी। मैंने उसका इशारा समझते हुए कहा, हाँ शॉर्टो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वो बोला, क्या ये मुमकिन नहीं होगा मिस्टर अली कि आज आप तन्हा ही जाएं? दरअसल मैं अपने आप को कुछ थका थका सा महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम जानते हो शॉर्टो, समंदर और खास तौर से इन अतराफ के बारे में मेरी मालूमात न होने के बराबर हैं। मुझे किसी ऐसे माहिर आदमी की जरूरत है जो मेरी रहनुमाई कर सके। वो बोला, मालूमात तो मेरी भी खासी महदूद हैं मिस्टर अली, बस यूं समझ लीजिए कि एक अच्छा बोट ड्राइवर हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने कहा, इसके बावजूद तुम्हें मेरे साथ चलना है। उसने कहा, क्या ये मुमकिन नहीं? मैंने कहा, प्लीज शॉर्टो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ एक इंचार्ज की हैसियत से कह रहा हूँ, तुम्हें खामोश हो जाना चाहिए। शॉर्टो ने मुर्दा से लहजे में कहा, बहुत बेहतर, जो आपका हुक्म। कितनी देर के बाद यहाँ से चलने का इरादा रखते हैं? मैंने कहा, मेरा ख्याल है 8 या 8:30 बजे हम समंदर में उतर जाएंगे। उसने कहा, मैं आपको तैयार मिलूंगा। हालांकि मैं अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहा। मैंने कहा, बस जो कुछ मैं कह चुका हूं तुम्हें उसकी तामील करना होगी। मैंने किसी कदर सख्त लहजा इख्तियार किया और शॉर्टो ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। बोला, जो हुक्म जनाब।
मैं उल्टे कदमों कैबिन से बाहर निकल आया। शॉर्टो अपने कैबिन में मुझे बुलाकर इस सिलसिले में गुफ्तगू करने की जरूरत क्यों महसूस कर रहा था, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता था कि उसके कैबिन में होने वाली गुफ्तगू कहीं सुनी जा रही है। क्या जरिया होगा? गालिबन डिक्टाफोन या कोई ऐसी चीज जिससे दूसरी जगह गुफ्तगू सुनी जा सके। ये सब कुछ तो मेरे कमरे में भी हो सकता है, मैंने सोचा, और उसके बाद मैं अपने कैबिन में दाखिल हो गया। उसका जायजा लेना जरूरी था क्योंकि तहजीब मैल्कम एक्स इस तरह रोशनी में आ सकती थी। कैबिन में दाखिल होने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर लिया, फिर उससे मुल्हिक बाथरूम में जाकर नल खोल दिया ताकि ये महसूस हो कि मैं गुस्ल खाने में हूँ। नल खोलकर मैं बाहर निकल आया और उसके बाद मैंने कैबिन की तलाशी लेना शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।